हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार आस्था क्लासेज को। आज फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास का प्रतिदिन क्लास रात के 9 बजे होता है, तो आप लोग जोड़ना ना भूलें और प्रत्येक दोस्तों को जोड़ लें। तो आज हम क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कल हमने क्लास किया था लेसन 1 का, चैप्टर 1 का, जो कि चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना, लेसन 1। तो आज भी हम वही करेंगे और इससे भी एक और क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे। तो कल जो क्वेश्चन करे होंगे तो आज करिएगा, तो हमको विश्वास है कि आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो कल हमने 2 गेस्ट पेपर से हमने करवाया था क्वेश्चन, और आज देखिए तीसरा गेस्ट पेपर से हम करवा रहे हैं पहला चैप्टर का। आप अगर इस वीडियो को कर लेते हैं मित्रों, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना मित्रों। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और आपको दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप प्रतिदिन केवल क्लास करते रहिए, ठीक है ना। एकदम प्रत्येक बिल्कुल जितने भी बाजार में गेस्ट पेपर उपलब्ध है उसका प्रत्येक चैप्टर का करवा दूंगा, है ना, सभी गेस्ट पेपर से। तो और लास्ट में जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका टेस्ट क्लास में हो जाएगा। समझिए कि से अब बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम एक क्वेश्चन लास्ट में हम सब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन क्या करवाते हैं, सब्जेक्टिव करवाते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव आज भी हम एक क्वेश्चन रखे हैं सब्जेक्टिव, देखिए, है ना। तो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आज भी सब्जेक्टिव रखे हैं तो हम करवाएंगे। फिलहाल प्रत्येक मतलब वीडियो में एक सब्जेक्टिव जरूर करवाऊंगा, बाकी ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो आप जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, याद ही कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में चलकर बहुत दिक्कत होगी, है ना। इकट्ठा हो जाएगा तो फिर याद करने में बहुत तकलीफें होंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे आप याद कर ले, ठीक है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए, ठीक है। तो क्लास जो है से कल है 30 मिनट के जगह पे 48 मिनट चला गया था, जबकि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट के ही अंदर अंदर क्लास को समाप्त करने का, ठीक है। और 30 मिनट का 20 मिनट में ही क्लास समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहला चैप्टर का हमने क्वेश्चन करवाया भी था और फिर अलग गेस्ट पेपर से ही पहला क्वेश्चन का है। तो आप फटाफट आप क्वेश्चन बना लेंगे, इसलिए हम गति तेज करेंगे। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। आपको जवाब देने के लिए केवल 5 सेकंड का टाइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप करें, आंसर टाइप करें, एकदम बिल्कुल एकदम फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और जल्दी से आप जवाब दीजिए, है ना। पहले क्वेश्चन क्या, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 11 में क्वेश्चन पूछा, 13 का डिपार्टमेंटल में, 16 एक में, 19 का डिपार्टमेंटल, 21 के एनुअल एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। तो यहाँ सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है ना। इस गेस पेपर में देख रहे हैं आंसर ही साथ साथ दिया हुआ है, ये गलत करता है हालांकि, है ना। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यह हो गया पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, बताइए। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इस आंसर को ना ढक देते हैं, ठीक है। मतलब भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयोग आयुक्त होते हैं उसके भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जितने भी न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय पाठ लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा का बी। और फास्ट हम करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का, भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल है, सरल है, न सरल है, न जटिल है, बिल्कुल सरल। तो आज जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ नया भी क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन तो आप बनाइएगा, घबराए नहीं। भारत में सामाजिक विभाजन है क्या, जटिल, सरल, न सरल या न जटिल, या फिर सभी। तो भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है, जटिल है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड यहाँ है। अगला क्वेश्चन जवाब दे, चौथा नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना मित्रों, जल्दी से बताइए, आंसर फटाफट कमेंट करो।
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना था? शायद कल जो कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसमें लगता है दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन नहीं था ना, तो बतलाइए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और इसका आप लोग जवाब दीजिए मित्रों। क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मतदाता होने की न्यूनतम आयु आप बता सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, बताइए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। ठीक है ना, मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। जानते हैं पहले वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष में प्राप्त होता था। वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन संविधान के ना 61वां संशोधन किया गया। कितना संशोधन किया गया? 61वां संशोधन किया गया। 61वां संशोधन भाई कब किया गया? 1989 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1989 में। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी के जरिए ना 21 वर्ष से घटा करके ना 18 वर्ष कर दिया गया। वोट देने का अधिकार कब कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 18 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? जल्दी से बतलाएंगे। सांप्रदायिक जो राजनीति है ना वो किस पर आधारित है? बताइए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग एक धर्म का न्याय एक समुदाय बनाते हैं। किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये सब गलत है। ठीक है ना, इस सबसे सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। उसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक राजनीति। इसमें सी ऑप्शन दिया था, ये बिल्कुल गलत दिया था। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं ना आप गेस्ट पेपर पर भरोसा न रखें, इसलिए मैं क्लास करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, गेस्ट पेपर में देखा ना बहुत सारी गलतियां मिलती है। ठीक है, मिस्टेक से टाइप हो जाती है, तो उसका ये ऑप्शन सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान दें। आप इसका आंसर पर ध्यान न दें, हो सकता है गलती भी हो सकता है, सही भी सही हो सकता है, इसलिए ध्यान न दें। ठीक है, अब जवाब दे खुद। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, क्या है? धर्म है, भाषा है, मानवता है, जाति। सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है? बताइएगा। देखिए सामाजिक विभाजन का जो आधार है ना, धर्म भी हो सकती है, भाषा भी हो सकती है, जाति भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये मानवता नहीं हो सकती भाई। जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होता है वो कभी सामाजिक विभाजन नहीं कर सकता। ठीक है ना, मानवता ऐसा चीज है ना, मनुष्य के जिसके अंदर गुण होती है मानवता कहलाती है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है ना, तो चला जाइएगा। सामाजिक विभाजनों को संभालने के आधार पर है ना, चलिए जवाब दीजिए आप। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? बात किया जा रहा है ना सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, इनमें से कौन सी ऐसी कथन है, कौन सी ऐसी बयान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होती? लोकतांत्रिक देश में ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है ना, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर ही पड़ती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति, ये बात सही है भाई। लोकतंत्र विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जारी करना संभव, बिल्कुल सही। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाते नहीं यार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ना समाज के विखंडन की ओर नहीं ले जाता यार, नहीं ले जाता। इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाने की कोशिश नहीं करती है, नहीं। ठीक है ना, 8वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, इसलिए सही बिल्कुल होगा 8वां का डी ऑप्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों के संभालने में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसमें बी दिया, देखता हूँ। लोकतंत्र विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, तो है यार, ये तो बात है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होती इस बात को बोल रहा है ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लागू नहीं, तो लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाती है। यार विखंडन की ओर नहीं ले जाती है यार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको ध्यान रखा जाता है जनता के। देखिए ना, इसमें भी गलत आंसर दे दिया है।
अब बताइए ना, इस तरह से गलत रहे। 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए यार। 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे यार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया? आप ही बताइए ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको लिखवाए थे ना यार, आप ही बताइए ना। आवेदन करके कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है यार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। का बात काहे नहीं करते हैं ऐसा? तो अब देख सकते हैं ना, 9वां का कौन सा सही उत्तर सही होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फिर भी ये ऑप्शन, ये ना गेस पर दम बकलोल है यार, जल्दी कैसे देता है उत्तर। अच्छा बताइए ना, आप तो इसमें तो आप डिसाइड आप खुद भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि इधर तो क्रिटिकल था, आप नहीं डिसाइड कर पाते होंगे, लेकिन बताइए ना। देखिए ना, बी क्यों दिया है भाई? मतलब ये बी दिया क्यों है, क्यों दिया है बताइए। आप जानते हैं ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक होती है। भाई 19 पूछ रहा है तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है अनुच्छेद 23 से 24। और भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति में शैक्षणिक अधिकार होता है अनुच्छेद 29 से 30 होता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है अनुच्छेद 32 होता है। अब बतलाइए, मौलिक अधिकार जो है उसके अंतर्गत आता है या स्वतंत्रता का अधिकार है सर? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चूंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के ना 35 में स्थित है। और फिर तो 12 और 13 में क्या है, जो 14 से स्टार्ट होता है, तो 12 में क्या है मौलिक अधिकार की परिभाषा, 13 में क्या है अल्पीकरण। ये सब चीज है, ठीक है ना। आपको मौलिक अधिकार थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि मैं डिटेल में बतला दूं, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है कि नहीं? अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। तो इस बात को आपको ना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिलहाल इसका उत्तर ये हो जाएगा 9वां का। आप गेस पर ध्यान न दीजिए, नहीं तो आपके ना बिल्कुल सारी गलती हो सकती है। इसलिए आप ना स्वयं उत्तर दीजिए, है ना। आपको लगता है कि आंसर इसमें दे दिया गया है तो बिल्कुल सर मान है, सही है। नहीं, इस पर ध्यान क्या दे रहे हैं आप? बनाइए ना। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो कल भी करवाए थे ना। तो मतलब ये कौन होता है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर होती है, जाति पर होती है, क्षेत्र। देखिए सांप्रदायिकता का मतलब ही धर्म होती है, तो 10 मार्क का ऑप्शन धर्म पर होगी। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? अब कोई आंसर पर नहीं आप ध्यान दीजिए। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है बताइए। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, निर्णय लेने में देर करती है, या फिर ये विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, बताइए। अब दिमाग लगाइए ना मित्रों कि सत्ता में साझेदारी की बात किया जा रहा है। मतलब सत्ता सीट है ना, सरकार की जो सत्ता होती है इसमें साझेदारी करना है, भागीदारी लेना है। तो इसमें सही तर्क क्या होनी चाहती है भाई? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। हाँ भाई, अगर सत्ता में साझेदारी रहेगी तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कर सकती है, निर्णय लेने में देरी करती है, ऐसा तो होती है। खैर, ये विविधता को अपने में समेट लेती है। विविधता को अपने में क्या करती है? समेट लेती है। हाँ, विविधता को अपने में समेटने की कोशिश तो करती है भाई। अगला क्या है? देश की एकता को कमजोर करती है। देश की एकता को क्या कमजोर करती है? सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या हो सकती है? देश की एकता को कमजोर करती है, क्या सही बात है? देश की एकता को कमजोर करती है? नहीं, ये तो बात गलत बात है। अब 3 भी इसमें सही है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। हाँ यार, सबसे लेकिन परफेक्ट उत्तर यही होना चाहिए। हमको लगता है ना, कल शायद क्लास में हम सी टिक मार दिए थे क्या, बेस्ट तीनों में चुनने की एक बात किया जा रहा था। हालांकि विविधता को विभिन्न समुदायों के बीच टकराव, अगर साझेदारी हो रही है तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करने की कोशिश करेगी ना, ठीक है ना। ऐसे सही तीनों है, ए बी सी तीनों सही है, लेकिन सही तर्क की ओर पूछा तो तीनों में से सबसे बेस्ट क्या चुना जाएगा? ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 11 का यही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। इसी को मानना पड़ेगा। हमने शायद कल ये मान लिया था क्या, ये विविधता को अपने में समेट लेती है, ये भी बात सही है। निर्णय लेने में देरी तो होती है क्या थोड़ा निर्णय, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको ध्यान में रखना रहता है ना, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है। क्वेश्चन में तो पूछना चाहिए था ना, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क कौन नहीं है, डी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन बाय द वे ऐसे पूछा दिया है तो हम लोग के लिए धर्म संकट है। अब इसमें भाई बेस्ट चुनना है तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। विविधता को अपने में समेट लेती है, इसका आंसर ये सही है इस बार।
है ना, हमको दिमाग से ऐसा लगती है बात को। 11वां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और यही परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना, इसी को आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। मतलब संघ सरकार का उदाहरण कौन हो सकती है? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। एक दूसरा चैप्टर में से है क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। तीसरा नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, मतलब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? समता का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या किया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति या वंश या लिंग या क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? विरोध किया जा रहा है धर्म, वंश, जाति या वंश के आधार पर, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 में इस बात को कहा गया, ये तो लिखाया भी गया है क्लास में, आपको याद कर लेनी चाहिए। 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था? 2012 में हुआ था, 2013 में, 2014 में, 2015 में। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव जानते हो? 2012 में तो नहीं हुई, 13 में नहीं, 2015 में हो गया था ना, तभी तो फिर 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। 2015 5 20 नहीं, 2014 में हुआ तो है ना, 14 5 19 होगा ना, तो क्या हुआ? 2014 में हुआ, सी ऑप्शन होगा, 14 का सी, ठीक है। 2014 का मैंने 14 का 2 सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जल्दी से आप आंसर कमेंट करते रहें। मतलब कुछ नया क्वेश्चन मिलने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कल से बिल्कुल मिलेगा यार, आप लोग उड़ा क्यों जाते हैं, है ना। आपको लगता है कल तो कर लिए था, क्यों क्लास करें? जो व्यक्ति ना धैर्य खो देते हैं ना, उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, केरल है, या बताइए कौन सा है? इस पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो कौन है? आप जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केरल तो एक राज्य है, उत्तराखंड भी क्या है? राज्य। छत्तीसगढ़ भी क्या है? एक राज्य। तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना। चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, सब है ना, दिल्ली, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है ना। चलिए और देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो तुरंत मार दिया जाएगा जेडगुडी, ठीक है, जेडगुडी। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में सही कथन कौन हो सकता है? बताइए निम्नलिखित में से सही कथन कौन हो सकता है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, सही कथन कौन है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, बताइए। या फिर समाजवादी भेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होते हैं, सामाजिक भेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक भेद उत्पन्न होती है, बताइए। देखिए भाई जी, सही कथन पूछ रहा है यार, कौन हो सकता है सही बात? तुम सोचो ना अपने आप से, कौन सही हो सकता है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, हो सकती है यार वह इंडिया के रहने वाला है, हो सकता है यार वो कि बिहारी भी है कि नहीं? उसकी अलग अलग पहचान हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अपना क्षेत्रीय भी पहचान हो सकती है, तो ये भी सही है। लेकिन आगे देखते हैं हम, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है? नहीं यार, हमेशा कैसे घातक सिद्ध हो सकती है? सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होती है, समझे? नहीं हो सकती है। और विभेद तो होती ही है ना, थोड़ा बहुत मतभेद होती है, लेकिन घातक कैसे होगी? उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए तो क्या वो बढ़ जाएगा? क्या वो घातक हो सकता है? नहीं होगा। और विभेद रहना कोई भारी बात नहीं है। अरे किसी का भी असंतुष्टि अगर होता है तो अपना जाहिर करता है लोग, तो विभेद होना कोई बड़ा खराब चीज नहीं होती, लेकिन विभाजन सबसे बड़ी चीज होती है, खराब चीज होती है। इसलिए हमेशा नहीं हो सकता ऐसा। सामाजिक भेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर विभेद रहेगा और राजनीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो ही नहीं सकता यार कि प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगला, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक भेद उत्पन्न होते हैं। यार बड़े लोकतांत्रिक देशों में केवल सामाजिक भेद कैसे उत्पन्न हो सकती है यार? छोटे भी तो हो सकती है ना। इसलिए ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है ना।
सामाजिक भेद तो यार किसी भी देश में हो सकती है। अरे यार आपके परिवार में भी भेद उत्पन्न हो जाता है यार, बात करते हो। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यार। एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है यार, है कि नहीं। अरे भाई इंडिया करे वाला है, बिहार करे वाला है, अपना औरंगाबाद क्षेत्र के है, गोह क्षेत्र के। अरे होता है ना यार कि जमान गाँव के है, मैं इस क्षेत्र के हूँ, उत्तरी है, दक्षिणी, अरे उत्तरी बिहार के, दक्षिणी बिहार के, ऐसा होता है कि नहीं होता है क्षेत्र, ठीक है, कोई पहचान हो सकती है। 17 का बात करते हो यार। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत बयान कौन सा है। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देख करके बिल्कुल आप कथन वाला क्वेश्चन को ना आप देख करके छोड़ देते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पर छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर सचमुच में अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जवाब दीजिए ना, ठीक है ना। आप इस तरह से भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए मित्रों, देखिए इसको इधर लाता हूं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। लोकतंत्र सामाजिक भेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। बताइए निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। लोकतंत्र सामाजिक भेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। लोकतंत्र में सामाजिक भेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। देखो भाई जी, एक एक चीज को हम बताते हैं आपको। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। अगर बतलाओ यार, अगर लोकतंत्र अगर विभाजन करने में अगर सहायक होगा तो क्यों लोग चाहेगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हो। और देख रहे हैं ना, कोई भी देश अगर जब संघर्ष करना चाहता है अपने राजा के खिलाफ तो क्या चाहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, है ना। राजतंत्र से हमारा लोकतंत्र हो, अधिनायकवाद से हमारा लोकतंत्र हो, सैनिक तंत्र से हमारा लोकतंत्र हो, सब, है ना। इस तरह की बात होती है, ठीक है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना, तो इसको विखंडित करने का काम सहायक होती है ना। कौन सा बयान गलत बोल रहा है ना, ये गलत बयान कौन सा है। तो लोकतांत्रिक सामाजिक भेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये तो गलत बयान है यार, मतलब यही सही होगा, है ना। गलत बयान तो है ना। ये लोकतंत्र सामाजिक भेद के आधार पर विखंडन करने का काम कैसे कर सकती है यार। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र स्थापित क्यों करना चाहता है, लोग क्यों चाहता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। यार लोकतंत्र जनता का होता है, जनता के लिए, जनता पर चलाएगा शासन व्यवस्था, इसमें समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। क्यों नहीं चाहेगा लोग यार, क्यों नहीं चाहेगा, है ना। इसलिए ना गलत यार बताया है यार, गलत बयान है यार, है ना। विखंडन कैसे कर सकता है यार, लोकतंत्र विखंडन कैसे कर सकता है यार विभेद के आधार पर। 18वां का बी ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक भेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यार विभेद रहेगा ना तो राजनीति पर प्रभाव तो पड़ेगा ना यार। इस तरह से आप ना छाटने की कोशिश कीजिए, है ना। आप दिमाग लगाए, आप बंद करके बिल्कुल क्यों बैठ जाते हैं। आप एबीसीडी क्यों करते हैं कि 18वां का ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। अरे एबीसीडी से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम, है ना। एक क्वेश्चन कभी ऑप्शन यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, आप क्यों घबराइएगा, है ना। आप सोचिए ना, लोकतंत्र विभिन्न समुदाय अपनी मांगो, हम किस पर विश्वास करेंगे। मतलब बहुत सारे गेस्ट पेपर में तो गलती देती है, कभी यहाँ गलती देता है, वहां गलती देता है। अरे भाई खुद दिमाग लगाना पड़ता है ना, ठीक है ना। लोकतंत्र विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। अरे लोकतंत्र विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र को सामाजिक भेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बिल्कुल यार, सामाजिक भेद उत्पन्न होती है ना, उसका हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र, क्योंकि सबकी बात सुनी जाती है और सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी भागीदारी होगा तो वहां पे कोई समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती यार, है ना। विभेद कैसे होगा जब सबकी बात सुनी जाएगी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत बयान है, ठीक है ना। क्या है, यह गलत बयान है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन में ना टाइम तो लगता ही है, ठीक है। मैं 30 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था, देखिए हो तो रहता है कि नहीं। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, बताइए तो कौन सा कथन सही है। यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भाव, बताइए भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यह धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं यार, धर्म की प्रधानता कैसे है। यहाँ कोई भी धर्म मान सकता है, छूट दिया गया है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव नहीं यार, धार्मिक सौहार्द को चाहिए यार, धर्म को लेकर एक दूसरे से अपना स्वाभिमान नहीं यार, ऐसा नहीं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है,
धार्मिक स्वतंत्रता, या धार्मिक स्वतंत्रता का भाव कैसे यार, कोई भी धर्म मानो ना यार, कोई प्रचार प्रसार करो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। अरे भाई अनुच्छेद 25 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आप प्रचार प्रसार कीजिए, कोई भी धर्म मानिए, आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको दिक्कत होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तैयार है आपके लिए, है ना। इसको संरक्षण मौलिक अधिकार कहा गया है यार। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना जो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। 20वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए यार। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? बताइए यार, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सामाजिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत? बताइए कैसे हो सकता है यार। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सांप्रदायिक राज्य है भाई जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया। तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को, अरे बांग्लादेश है ना बौद्ध धर्म है ना, श्रीलंका में क्या है बौद्ध धर्म, भारत तो धर्म निरपेक्ष है ना, तो इस्लाम धर्म ठीक है। पाकिस्तान में ही बांग्लादेश था, इसको स्वतंत्र 1971 ईस्वी करवा लिया, है ना, इंदिरा गांधी की मदद लिया बांग्लादेश में। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन व्यवस्था है, लोगों का, लोगों के लिए, लोग, है ना, लोगों द्वारा है। ये लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें, है ना, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया गया शासन कथन किसका है? अब्राहम लिंकन ने बोला था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन करावल है, इसमें देर थोड़ा। किस देश का सामाजिक भेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया करवाना पड़ा है ना, सब क्वेश्चन तो करावल है आपको। किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? किसकी? श्रीलंका की बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, सब तो क्वेश्चन करावल है। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन? ना कहते हैं अगर महिलाओं को भी इस तरह से आरक्षण मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो ऐसे विचारधारा को लोग क्या कहते हैं? नारीवादी। और इस तरह के आंदोलन क्या कहा जाए? नारीवादी आंदोलन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब 25 का। 26 नंबर। 1931 ईस्वी में किसी सांप्रदायिक का शिकार होना पड़ा था, सांप्रदायिक दंगल का? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को, है ना, 25 मार्च 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी को सांप्रदायिकता को शांत कराने में बेचारे शहीद हो गए थे। 26 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है मित्रों? देखिए वही लगभग 63.6% के लगभग है, 65.6% है, 62.6 है कि 64.6? देखिए हमको जहां तक याद है 63.6% के लगभग, मतलब 63% के लगभग है। 63% है। भारत के कितने प्रतिशत? अच्छा भारत की बात बोल रहा है यार, भारत के बोल रहा है नहीं यार। जनगणना के भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? 74% होना चाहिए। इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि 74% लगभग साक्षर है यार, ये 63.6%। कुछ हमको डाउट लगता है, ठीक है ना। आप फिलहाल आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? ठीक है ना, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? 28 के 1971 ईस्वी में, ठीक है बिल्कुल सही। ये तो क्वेश्चन करवाया गया है ना। अगला देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी भाई? तो लगभग ना 15.68, 9.68, तो बताओ 10.8%। इसमें शक करने की क्या जरूरत है। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं सब, हालांकि देखो एकदम बिल्कुल गलत बात होती है ना। अब बतलाइए ना 15वीं लोकसभा चुनाव में कितनी थी? वही लगभग 58 के लगभग। 16वीं लोकसभा में कितनी थी? 16वीं लोकसभा चुनाव में कितनी थी? तो लगभग 61 के लगभग। और 17वीं में कितनी थी? 78 के लगभग। अब 61 के ऑप्शन नहीं है कोई,
ये मिस्टेक हो रहा है यार ना, बीवी दिया है 65 दिया, अब देखो ना 61 रहनी चाहिए था, ये मिस्टेक टाइपिंग हुई है कहीं ना कहीं यार, कुछ गड़बड़ी हुई है। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 31 के बी ऑप्शन, ये तो कराया गया है क्वेश्चन। असम बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या हो सकता है ना? असम में बिहारियों पर अत्याचार किया मतलब एक तरह की क्षेत्रवाद था, क्षेत्रीय भावना से ग्रसित है, तभी तो बिहारियों को परेशान किया। अधिकारियों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष आप आश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आश्रय देने वाला तो क्या कहलाता है? नारीवादी व्यक्ति बोलता है ना, जो अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं के विशेष आश्रय देता है, नारीवादी हो। अगला क्वेश्चन, वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? बताइए। वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को, है ना, ये तो क्वेश्चन करवाया गया है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कथन वाला, तो देखिए श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? वहां पे ना तमिलों को कोई बात ध्यान नहीं रखा जाता है, सिंहलियों का सारे बात माना जाता है। देखो बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की उपेक्षा किया जाता है, नहीं यार, उपेक्षा तमिल को किया जाता है, सिंहली के नहीं, ये गलत है। सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास है, नहीं यार, अब तमिल बेचारा अल्पसंख्यक के परेशान करके रख ले है। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान है, नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 37 का भी। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? अभी हमने तुरंत चर्चा किया और कल भी क्वेश्चन करवाया था। 1931 से बांग्लादेश का, और श्रीलंका का 1948 से, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो देखिए, अपने देश का याद है ना जी, कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अचाती व्यवस्था अपना विश्वास को तिलांजित नहीं दे सकता कि तुम किसका है, तो जगजीवन राम बोले थे। एक आदमी सब कुछ त्याग सकता, क्वेश्चन नहीं करवाया गया था ना, नया क्वेश्चन है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु जाति व्यवस्था अपने विश्वास को तिलांजित नहीं दे सकता कि तुम किसका है, श्री जगजीवन राम। 39 के ऑप्शन। अगला देखिए, नस्ल का आधार है, बताइए कौन हो सकता है नस्ल का आधार? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। नस्ल एक कोई जीव की तरह है ना, जीव की बात हो रही तो जीव शास्त्र हो सकता है, ठीक है। 41वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, ये बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। सब क्वेश्चन तो कराया गया है। मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? वही था, नस्लवाद था, है ना, करिया का रूप था जिसकी वजह से भेदभाव किया गया, है ना, मेक्सिको ओलंपिक समारोह में। अगला क्वेश्चन है 42 के ऑप्शन हो गया। 43, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन व्यक्ति था? है ना, इकोनॉमिक्स कैसा चीज है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था। 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी, बोलिए। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार बनने वाला व्यक्ति तो सांप्रदायिक ही कहलाएगा ना यार, विवेचन। और जो मुख्य आधार नहीं मानेगा मतलब धर्मनिरपेक्ष है। 44 का क्या हो जाएगा? तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जैसे खत्म होता है, सब्जेक्टिव के लिए तैयार हुई। तो अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, बताइए। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ये क्वेश्चन है और इसका जो है जवाब दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? देखिए, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? आंसर में है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। हमने देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लिखी है, इसको आप ध्यान सुनिए। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी। क्या कहा जा रहा है? जो साझेदारी है ना सत्ता में, उसका तरीका अलग अलग क्या हो सकता है? साझेदारी करने का तरीका है ना यार, विधायिका होती है, एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है। अब जानते हैं ना, एमएलए चुनाव विधानसभा का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है ना, सांसद का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है। तो मतलब इस सत्ता में साझेदारी करने का कोई तरीका है कि नहीं? क्योंकि जनता में से चुन के ही जाते हैं लोग, है ना, जनता में से चुन के जाते हैं, तो विधायिका होती है यार। इसी में से कोई मंत्री बनता है, क्या बनता है? मंत्री। उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका दो स्तर की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। एक स्थायी होता है और एक
अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है, तो अस्थायी जो कार्यपालिका होता है ना मित्रों, अस्थायी कार्यपालिका जो होता है वो क्या होता है, जो एग्जाम पास करके जाते हैं, जैसे एसपी हो गया, डीएम हो गया, दरोगा हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, कर्मचारी हो गया, मास्टर हो गया, ये सब क्या है, कार्यपालिका हैं, लेकिन ये स्थायी कार्यपालिका है। और अस्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं, जो 5 वर्षों के बाद इसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है और जाकर फिर से बनता है मंत्री, उसको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, आपका स्वास्थ्य मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ये सब कौन होते हैं मंत्री जी, या अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, है ना। तो सब विभिन्न अंग ही है ना, सरकार के विभिन्न अंग है जितने। और जब किसी प्रकार की अगर गलती होती है, गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। तो पहला बात तो यह हो गया भाई जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी है ना, जिसकी वजह से काम चलती है। अगला देखिए, सरकार के बतलाइए विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का साझेदारी। सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का क्या है, साझेदारी। तो आप देख सकते हैं ना मित्रों, अलग अलग तरीका में। दूसरा तरीका क्या है, सरकार के विभिन्न स्तर क्या क्या हो सकते हैं, केंद्र स्तर हो सकती है, राज्य स्तर हो सकती है, स्थानीय स्वशासन हो सकता है ना। तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर है ना मित्रों, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्वशासन के बीच क्या सत्ता के विभाजन। केंद्र स्तर पर होता है ना, केंद्र बनते हैं शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, विदेश मंत्री, ये सब केंद्र में होते हैं ना, रेल मंत्री। फिर राज्य बनते हैं शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होते हैं। फिर गांव पर बनते हैं ना, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, पंचायत समिति बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, ये सब होते हैं ना स्थानीय स्वशासन पर। तो भाई बदलाव सत्ता के में एक तरह की साझेदारी ही है ना, सरकारी विभिन्न स्तर पर करके, है कि नहीं। अगर एक स्तर पर रहता है केवल केंद्र स्तर पर, हालांकि साझेदारी का उतना महत्व नहीं रह जाता है ना, एक ही राजा केवल रहेगा। इसलिए ना शासन को ना विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया था कि प्रत्येक लोगों का विकास हो, जो कि एक जगह से सबका विकास होना संभव नहीं था, इसलिए ग्रामीणों तक भी बनाया गया प्रधान को। तीसरा नंबर देखिए, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, रंग, नस्ल के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की क्या होती है, साझेदारी होती है। धर्म हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गया, क्षेत्र हो गया, रंग हो गया, नस्ल के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का क्या होती है, साझेदारी होती है। तो बदलाव, धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे तो साझेदारी होगा, भाषा के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से, कभी साझेदारी होगा। जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, रंग के आधार पर किया गया, नस्ल के आधार पर कर दिया जाएगा। नस्ल है ना, निग्रो मतलब काला, गोरा, इस सब के आधार पर भेदभाव करोगे तो क्या होगा यार, ये सब कभी सत्ता में साझेदारी को कभी प्रोत्साहित करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये तीनों बात आप ना ध्यान दीजिए। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाला बीच होना चाहिए, फिर केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन पर होना चाहिए, और तीसरा बात धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, रंग, नस्ल, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब सत्ता में साझेदारी के जो है ना अलग अलग तरीका है, ये सब साझेदारी रखो ये सब चीज पर। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। ठीक है ना, अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। अब इस YouTube चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अब तैयार है, प्रतिदिन 9 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।